भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ताई भूमिका का तीसरा पैरा है। इन सब कारणों से अपने लोगों को अपने प्राचीन दैशिक शास्त्र की स्मृति कराने के लिए अपने प्राचीन आचार्यों के बिखरे हुए दैशिक सिद्धांत रूपी फूलों को इस पुस्तक में गूंथने की धृष्टता और उतावली की गई। यह स्मरण रहना चाहिए कि भारत का प्राचीन दैशिक शास्त्र रूपी अगाध सागर मेरे अल्प विषया बुद्धि रूपी पात्र में समा नहीं सकता है। जो कुछ समाया हुआ है वह अनेक कारणों से पूर्णतया लिखा नहीं जा सकता है। इस पुस्तक में बातें सब प्राचीन हैं, केवल भाषा और शैली अर्वाचीन है। इसको भी अर्वाचीन बोल रहे हैं। आज के लिए तो ये भी प्राचीन हो गई, इतनी प्रगल्भ भाषा है। मैंने इनका जो लेखकों का उद्देश्य और उनकी जो प्रवृत्ति है वो कितनी विनम्रता वाली है कि इन्होंने तो बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है और बहुत उसमें श्रद्धा है उनकी, तो भी वे कहते क्या है कि हमारा प्राचीन सब है, अगाध है, बहुत मूल्यवान है और मेरी मति तो अल्प विषया है। तो विनम्रता से वो प्रस्तुत हो रहे हैं अपने आप में। तो हम लोगों में जो भी ये अध्येता हैं, जो भी विषय प्रस्तुत करते हैं, उनमें ये विनम्रता तो होनी चाहिए जैसी इन्होंने व्यक्त की है। और दूसरा इसका प्रयोजन बता रहे हैं, दृष्टता और उतावली इसलिए कि आज इसकी इतनी आवश्यकता है, और दृष्टता इसलिए कि मैं भले ही अल्प विषय हूँ, मेरी मति अल्प विषया है, तो भी ये सब करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं साहस कर रहा हूँ। ये कहने के बाद भी उनकी बुद्धि तो बहुत ही अधिक है, ऐसा पढ़ने वाले को समझ में आता है। तो ये जो प्रस्तुत करने वाले का ये जो पेश आने का, प्रस्तुत होने का रहता है, वो सब में आना चाहिए, ऐसा इसका तो विषय है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत तो प्राचीन है, साहित्य भी सारा बहुत प्राचीन है, प्राचीन समय से वो लिखा जा चुका है, लिखा जाता रहा है, समय समय पर लिखा जाता रहा है। आज इसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो वह अर्वाचीन भाषा और शैली में है। कहने का तात्पर्य उनका ये है, ये तो सारा प्राचीन होगा, वो संस्कृत में होगा, लेकिन आज वे प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी में। तो ये विषय हमारे जैसे लोगों को बहुत ध्यान में रखने लायक है कि हमें प्राचीन शाश्वत सिद्धांत आज की भाषा और शैली में प्रस्तुत करने चाहिए। उसी को युगानुकूल प्रस्तुति कहते हैं, वो करने की बहुत ज़रूरत है। अब इसलिए कि देखो, हमारी समय समय पर शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति होती रही है। जैसे वेद काल और रामायण काल में बहुत अंतर है, तो वेदों में जो लिखा गया वही सारा रामायण में भी प्रस्तुत हुआ, परंतु उनकी भाषा और शैली अलग है। रामायण काल से महाभारत काल बहुत अंतर है बीच में, तो जो रामायण में प्रस्तुत हुआ, वेदों में प्रस्तुत हुआ, वही महाभारत में भी प्रस्तुत हुआ, परंतु उनकी शैली, संदर्भ, भाषा सब अलग है। जो महाभारत में प्रस्तुत हुआ वही चाणक्य के समय में प्रस्तुत हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र का ग्रंथ लिखा, परंतु राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे विषय उसमें आ गए।
परंतु उन्होंने पूर्व सूरियों का अध्ययन करने के बाद अपनी पद्धति से देश काल परिस्थिति अनुसार प्रस्तुत किया। ये जो हर समय में अपने समय के लिए आवश्यक इस प्रकार से शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करनी चाहिए, वो परंपरा चाणक्य के बाद खंडित हो गई। आज की समस्या क्या है? वही भाषा, वही शैली, वही शब्द, वही सिद्धांत, वही संदर्भ, ऐसा करके शास्त्र प्रस्तुत करना इतना रहता है, तो फिर आज के लिए वो प्रासंगिक नहीं रहता। तो ये दैशिक शास्त्र हैं, वो प्राचीनतम शास्त्रों की युगानुकूल पुनः प्रस्तुति का उदाहरण है, और वही हमको भी आज करने की आवश्यकता है। ये भले ही 2-3 बातें कही, लेकिन वो 2-3 बातों में हमें समझने लायक बहुत अधिक हैं। पुनः पंक्ति और पढ़ूंगा था। हाँ, इन सब कारणों से अपने लोगों को अपने प्राचीन दैशिक शास्त्र की स्मृति कराने के लिए अपने प्राचीन आचार्यों के बिखरे हुए दैशिक सिद्धांत रूपी पुष्पों को इस पुस्तक में गूंथने की धृष्टता और उतावली की गई है। यह स्मरण रहना चाहिए कि भारत का प्राचीन दैशिक शास्त्र रूपी अगाध सागर मेरे अल्प विषया बुद्धि रूपी पात्र में समा नहीं सकता है। जो कुछ समाया हुआ है वह अनेक कारणों से पूर्णतया लिखा नहीं जा सकता है। इस पुस्तक में बातें सब प्राचीन हैं, केवल भाषा और शैली अर्वाचीन। समझ में आ गया ना, वो स्पष्ट है। दूसरा पैरा है, यह पुस्तक देशभक्तों के लिए लिखी गई है, न कि वेद पुराणों के लिखे जाने के समय की खोज करने वाले पुरातत्व जिज्ञासुओं के मनोरंजन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण कहा ना। इस पुस्तक का उद्देश्य है अपने लोगों को दैशिक शास्त्र की स्मृति कराने का, न कि विद्वद विलास। अतः पुस्तक में यह नहीं लिखा गया है कि कौन बात कहाँ से किस आधार पर लिखी गई है, अपरंच ऐसा करने से पुस्तक का अनावश्यक विस्तार हो जाता। चौथा पैरा पूर्ण हो गया। हाँ, तो स्पष्ट ही है किसके लिए है? देशभक्तों के लिए, जो अपने व्यवहार में देशभक्ति प्रकट करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी देश पराधीन है तो स्वाधीन करना, देश परतंत्र से चलता है तो अपने तंत्र से चलाना, ऐसा जिनको करना है उनके लिए ये पुस्तक है। रिसर्चर्स के लिए और डिग्री के लिए अध्ययन करना, फिर उसका ऊहापोह करना कि ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये मत है, उस मत का खंडन करो, ऐसे विद्वद विलास के लिए यह नहीं है, ये काम करने वालों के लिए है। इसलिए उन्होंने ये संदर्भ, ये ग्रंथ, ये लेखक ऐसा सब नहीं किया है। उसका सार ग्रहण करके हमारे काम का क्या है, करने के लिए काम का क्या है, वही बताओ, वह ऐसे बताया है। इसमें आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं। ताई, मुझे लगता है कि यहाँ जो देशभक्त का आशय है, जो स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे या संघर्ष कर रहे थे, उन सभी का भी आशय है। और यहाँ देश का आशय जो समाज व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते थे, दोनों, जो शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते थे, दोनों आशय इसमें है। एक पराधीन है, उसको स्वाधीन करना, मैंने हम ब्रिटिशों के दास हैं तो ब्रिटिशों से के दास नहीं रहना और स्वयं का हम ही देश चलाएंगे, अस्वाधीन बनेंगे, ये भी है। परंतु केवल स्वाधीनता आंदोलन नहीं है, जैसे पहले ही बताया था, स्वाधीन होने के बाद अपना तंत्र लागू करना, अपने तंत्र से देश चलेगा। तो राज्य तंत्र अपना होगा, अर्थतंत्र अपना होगा, शिक्षा तंत्र अपना होगा, समाज तंत्र अपना होगा, धर्म संस्कृति का तंत्र अपना होगा।
इसके लिए जिनको काम करना है वे भी देशभक्त हैं, वे ही वास्तव में देशभक्त हैं। स्वाधीनता तो हो जाएगी, परंतु ये सब नहीं होगा तो वो तो केवल तांत्रिक यांत्रिक स्वाधीनता होगी। कहने के लिए आज हम स्वाधीन हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक को ही मत देने का अधिकार है। उनके मतों से जो चुनकर आते हैं उनकी ही सरकार बनती है, संविधान सभा उनकी बनती है, तो कानून भी वही बनाते हैं, न्यायतंत्र भी वही है। तो हम भारत के नागरिक हैं, ब्रिटिश नहीं हैं, और हम ही सार्वभौम स्वाधीन ऐसे हैं। परंतु व्यवस्था एक भी हमारी नहीं चल रही है। तो स्वाधीन हुए परंतु स्वतंत्र नहीं हुए। तो ये स्वाधीन होने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, और स्वतंत्र होने के लिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी हैं, दोनों के लिए। और दोनों होंगे तभी सही अर्थ में स्वतंत्रता होगी। अभी इसलिए हमारे मोहन जी हैं, उनका पूरे 2 वर्षों से आग्रह है स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। हम 1947 में स्वाधीन हो गए, परंतु वह स्वाधीन हो गए मैंने क्या, ब्रिटिशों ने कह दिया कि जाओ रहो, जैसे रहना है वैसा रहो, हमारा कोई आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। पर रहना कैसे, तो तंत्र चाहिए अपना, वो नहीं है। तो सारा अस्त व्यस्त चल रहा है, संकट ही संकट निर्माण हो रहे हैं, उलझ रहे हैं मामले। तो स्वतंत्र विकसित करना चाहिए, ये अधिक महत्वपूर्ण है। और कल मैंने 46 वाला रूजवेल्ट और क्लेमेंट एटली का पत्र व्यवहार मैंने कहा ही था कि आप ऐसे लोगों के हाथ में दीजिए जो आपके न रहते हुए भी आपके तंत्र से देश चलाए। वैसे ही देश चला है और चलता आया है। तो ये पुस्तक उनके लिए है कि कैसे हमारी व्यवस्थाएं सारी होनी चाहिए, तंत्र कैसे विकसित होना चाहिए। यह विशेषज्ञों के लिए नहीं है, जो सामान्य हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहें, उनके लिए है। तो हम भी हमारा देश चलेगा कैसे, उसके लिए है। हम भी ताई जब पुनरुत्थान की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये भारतीय शिक्षा का स्वतंत्रता संग्राम है। बिल्कुल, ये स्वतंत्रता का युद्ध तो अभी चल ही रहा है, कदाचित शुरू हो रहा है, ऐसा कहें तो भी चलेगा। भारतीय समाज चलेगा कैसे, तो एक एक व्यवस्था आप उठाकर देख लो, सारे मूल सिद्धांत, मूल पद्धति, मूल विचारधारा अभारतीय ही है। एक एक माने विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सारे विषय, एक भी उसका शास्त्र भारतीय नहीं है, एक भी नहीं। आप समाजशास्त्र का देखेंगे, ये सारा मनुष्य जीवन के लिए समाजशास्त्र आधारभूत है। समाज बने चलेगा कैसे, तो हम समाजशास्त्र की 3री कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की यदि पाठ्यक्रम की रूपरेखा या पाठ्य पुस्तकें और उसमें दी जाने वाली जानकारी देखेंगे तो उसमें यही है कि हमारा समाज पिछड़ा ही है, अंधश्रद्धा युक्त है, कुप्रथा है, कुरूढ़ियाँ हैं, यहाँ शोषण होता है, महिलाओं का शोषण होता है, शूद्रों का शोषण होता है, अस्पृश्यता है, गरीबी है, यहाँ तो महिलाओं को सती किया जाता है, बच्चों का शोषण होता है। सब यही एक बात भी भारतीय समाज व्यवस्था की प्रशंसा करने वाली नहीं मिलेगी। जाति प्रथा है, जाति का तो ऐसे के ऐसे कर दिया, वर्ण व्यवस्था है, उच्च नीच का भेद है, एक भी बात आपको सही बताने वाली नहीं मिलेगी। जबकि विश्व भर में सबसे प्राचीन समाज, सबसे वैभव संपन्न, समृद्ध, ज्ञानवान समाज बिना अच्छी समझ व्यवस्था से चलेगा कैसे? ये तो सामान्य समझ की बात है। और हम
विश्व भर में हमारा ही देश है जो सबसे प्राचीन है और सबसे अर्वाचीन आज है। दुनिया दूसरा देश कहाँ है विश्व में? तो क्या ऐसी समाज व्यवस्था से चला होगा जहाँ जाति प्रथा, अस्पृश्यता, कुरूढ़ियाँ, ये सही सारा होगा? सबसे प्रगत है। लेकिन पढ़ाएंगे क्या? तो यही पढ़ाएंगे। ये तो मैंने समाज व्यवस्था की, समाज शास्त्र की बात की। अर्थशास्त्र वही है, सब सारे वही चल रहे हैं। और उसी में मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सारे के सारे एक भी ऐसा नहीं है जो हमारे विचार के अनुसार चलता हो। तो फिर तो भगवान का चमत्कार है कि अभी भी चल रहा है देश, और हमारी बात सुनने वाले, बोलने वाले कुछ लोग हैं अभी। बाकी अनेक देश तो समाप्त हो गए। ग्रीस कहाँ है? प्लेटो एरिस्टोटल का ग्रीस नहीं है, रोम नहीं है, पुरानी संस्कृतियाँ सारी आज नहीं हैं, हमारी हैं अभी। वो ये तो चमत्कार है। इन स्पाइट ऑफ अस, इतनी सारी तंत्र सारा का सारा विदेशी होने पर भी हम बचे हैं, वही तो चमत्कार है, वही तो भगवान की कृपा है। आगे ये भी आएगा कि भगवान चाहता है यह देश अपने तंत्र से चले, क्योंकि विश्व को परवड़ता नहीं, भारत नहीं रहा तो फिर तो विनाश ही विनाश है। इसलिए हम लोगों को बचा कर रखा है, संभावनाएं बची रही है अभी। अनेक देशों की संभावनाएं समाप्त हो गई, हमारी अभी बची है, इस कारण से बची है। इनके लिए ये दैशिक शास्त्र है। भाई इतना शक्तिशाली भारत देश था, और किस तरह से भारत का पहले अपमान किया गया, लोगों के मन में अपमान किया गया, और फिर उनके जीवन से, आचरण से, व्यवहार से और हर व्यवस्था से भारत को उतारा गया। और आज जब हम कहते हैं कि ये शेष है, तो आपके अनुसार कितना भारत शेष रहा है परिवार में, व्यवस्थाओं में, सब में? प्रतिशत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रतिशत से तो मापना संभव नहीं तो है, नहीं होता। और उसको फिर जब 100% तक लेके जाना है तो उसकी महान पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। हम ऐसा समझेंगे कि अंदर जो है अभी भारत बचा है। हमको अंदर से पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमको अंदर से पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन सही है वो बाहर प्रकट रूप से हम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, कहीं अवसर ही नहीं है। तो हमारे विदेशी बुद्धि में भारत की आत्मा, भारत का हृदय, ऐसा है अभी हमारी स्थिति। क्योंकि अंदर से पता है, जो रिश्वत लेता है उसको अभी पता है कि ये गलत काम हो रहा है। जिस दिन ये गलत हो रहा है ये भी नहीं बचेगा, उस दिन फिर कोई आशा नहीं है। वो अंदर बाहर दोनों ही गलत हो गया तो उसको वो सही मान रहा है। तो अभी अंतस्तत्व में हम भारतीय हैं अभी भी। बाहर विदेशी बन गए, बाहर यूरो अमेरिकी हैं। अंदर उतारने का काम जोर शोर से हमारी शिक्षा कर रही है। 10 पीढ़ियों से चल रहा है तो भी नहीं अंदर उतारने का, तो भी अंदर अभी हम बचे हैं। यही चमत्कार है, हमारी तो कोई करनी नहीं है इसमें, लेकिन भगवान बचाना चाहता है इसलिए हम बचे हैं। बाकी तो सारे प्रयास तो इसको ख़त्म करने के ही हो रहे हैं।
अब ये जो है वो कभी ऐसा संभावना बनी कि हाँ अभी ऐसे ऐसे हो रहा है, भाई हम और आप कह रहे हैं कि नहीं ये करना चाहिए, गुरुकुलों का प्रयास हो रहा है, ग्राम विकास का हो रहा है, संघ का प्रयास चल रहा है, तो कुछ माने अभी जैसे अंकुरण हो रहा है, ऐसा तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, परंतु अभी भी ये जो नाश करने वाली ताकतें हैं वो तो हैं अभी। इसलिए ये युद्ध है, निरंतर युद्ध है, हमारे ही अपने अंदर बाहर का युद्ध है। अंदर तो ताई शक्तिशाली होता है, हाँ अंदर और शक्तिशाली बाहर है, दुर्बल होता है, हाँ, तो भी हम परंतु यशस्वी क्यों नहीं हो रहे? दुर्बलता की क्या व्याप बहुत है, व्याप बहुत है, पूरी दुनिया है। तो मुस्लिम समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा था, और अभी करना कितना कठिन है। वही पूरा विश्व कम्युनिज्म के, सेमिटिसिज्म के प्रभाव में आ गया है, और उसी का फैलाव भी हो रहा है। तो राम इतने समर्थ होने पर भी, अंदर से इतने ये होने पर भी, रावण का साम्राज्य ही कितना व्यापक था, कितना शक्तिशाली था। आज का आतंकवाद क्या है? ऋषि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ जब गए यज्ञ की रक्षा के लिए, तो रास्ते में हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। वे किसके थे? यज्ञ करने वाले ऋषियों के अस्थि थे सारे। और कितना दूर, अयोध्या से बहुत दूर तो नहीं था। तो वो क्या था? वही रावण का ही तो साम्राज्य था। मारीच, सुबाहु, ताड़का किसकी सेना के थे? रावण की ही सेना के थे। तो वहाँ तक पहुँचा ही था ना, तो व्याप्ति तो बहुत थी, व्याप्ति तो थी। तो समय समय पर ये सारा होता ही रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। तो पुनः अभी तो राम की मर्यादा और कृष्ण की कूटनीति जगानी पड़ेगी। जगानी पड़ेगी। तो आज की तरह होगा अवतार। आगे 5वां पैरा है। भगवान पाणिनि के रक्षति सूत्र के अनुसार देश शब्द में ठक प्रत्यय लगने से दैशिक शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है देश की रक्षा करने वाला। अतः दैशिक शास्त्र का अर्थ होता है देश की रक्षा करने वाला शास्त्र। इस दैशिक शास्त्र का कुछ अंश बहुत पहले लिखा गया था, जो बाल गंगाधर तिलक महाराज को भेजा गया था, जिसको पढ़कर आप बहुत प्रसन्न हुए और आपने इस पुस्तक के विषय में यह लिखा, आई हैव रेड योर दैशिक शास्त्र with great pleasure. My view is entirely in accord with yours, and I am glad to find that it has been so forcibly put forward by you in Hindi. लोकमान्य के कर कमलों से इस पुस्तक की भूमिका लिखी जाने वाली थी, किंतु सहसा आपका शरीर त्याग हो जाने के कारण ऐसा न हो सका। अतः इस पुस्तक को आपके स्मारक रूप में प्रकाशित कर देना उचित समझा। ये तो स्वयं स्पष्ट है। ये बहुत अच्छा है ताई कि रक्षति सूत्र में ही ठग प्रत्यय आता है। तो एक सामान्य है कि जहाँ शास्त्र लगेगा उसका तात्पर्य शस्त्र जैसा होगा। जैसे शस्त्र भौतिक रूप से रक्षा करता है, वैसे शास्त्र आंतरिक रूप से और पूर्ण रूप से रक्षा करता है। इस दैशिक शास्त्र में 4 खंड हैं। इस प्रथम खंड में सरल दैशिक सिद्धांत दर्शाए गए हैं। निदान, चिकित्सा और चर्या संबंधी
जटिल सिद्धांत उत्तर 3 खंडों में दर्शाए गए हैं जो अभी छपे नहीं। अच्छा पे ही नहीं फिर छपे ही नहीं कभी। तो इसमें केवल देशिक सिद्धांत है, तो अभी निदान, चिकित्सा और चर्या ढूंढना अवशेष है। मुझे लग रहा है कहीं तो पड़े हैं ताई। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि भारत की भगवान चाहे तो ऐसी मिले। सग्रंथ नष्ट हो। मिलेगा। वो हस्तलिखित रूप में ही होंगे जहाँ भी होंगे। हाँ। हाँ, छपे नहीं हैं। उस समय मैंने हमारे भाई जी और इन लोगों ने कहा था कि पैसा देकर तो पैसा देकर, लेकिन ये अपने पास ले लो। नहीं हुआ वो। इस पुस्तक के लिखे जाने में श्रीयुत लाला सिद्धदास शाह से बड़ी सहायता मिली। आपने आवश्यक और महत्व की बातें बताई। श्रीयुत पंडित देवकी नंदन पांडे जी ने इस खंड की विषय सूची बनाने का कष्ट उठाया, जिसके लिए आपको धन्यवाद है। इस पुस्तक के पहले अध्याय का द्वितीय आहनिक देशभक्ति से दोनों लोक नामक पुस्तक के रूप से प्रकाशित हुआ था। उसमें इस पुस्तक के लिखे जाने का कुछ संकेत किया गया था, जिसे अब श्रीयुत लोकमान्य के सखा श्रीयुत नरहर जोशी के चित्रशाला प्रेस में छपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत में पाठकों से निवेदन है कि वे इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मनन करें। यदि पुस्तक उनको हितकर और मनोहारी जंचे तो वे श्रीयुत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस स्मारक का प्रचार करके देश सेवा में हाथ बढ़ावें। इत्यलम बद्री शाह ठुलधरिया। हाँ, ये इसमें गलत छपा है। अल्मोड़ा हिमालय कार्तिक शुक्ल 17 संवत 1978। ये ठुलघरिया, इसका अर्थ क्या होता है वो हमें काका कालेलकर की पुस्तक में पता चला। उन्होंने एक छोटा सा परिच्छेद बद्री शाह ठुलघरिया के बारे में लिखा है, वो कैसे थे ऐसा करके। ठुलघरिया, घरिया माने घर वाले, ठूल माने बड़ा, स्थूल का ठूल हुआ, स्थूल माने बड़ा, बड़े घर वाले। ऐसा ठुलघरिया का अर्थ होता है।